वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडर 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी और आपकी अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम शुरू करने वाले हैं बिना किसी देरी के यार एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं और कैसे वो बनाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया था और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। शिप्रा मैम की बात करें तो वो आपको बायोलॉजी का बेताज बादशाह बना सकती हैं। अगर आप रियली में इंडिया के बेस्ट बायोलॉजी स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो जी हाँ, यही है आपका वो प्लेटफॉर्म जहां पर आप बेहतरीन बायोलॉजी को पढ़कर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखें अपने चारों तरफ देखो, तुम अपने चारों तरफ देखो। जैसे मैं अपने चारों तरफ देख रही हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एसी, लाइट, बोर्ड, रूम फ्रेशनर, बॉटल, रिमोट, पेन, सब कुछ दिख रहा है। साथ ही साथ जो मुझे नहीं दिख रहा है वो है गैसेस। साथ ही साथ जो मुझे दिख रहा है वो है भूषण भैया। तो मुझे इस एनवायरनमेंट में, इस कमरे में बहुत सारे ऐसी चीजें दिख रही हैं जिनमें जान नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जिनमें जान है। तो इसका मतलब ये है कि अभी देखो भैया, बाहर दुनिया में अमेरिका में क्या चल रहा है अपने को क्या लेना देना? टिंडा अपने को मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब सिर्फ इतना है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो आपके लिए क्या एनवायरनमेंट है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आपको सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि जिस जगह पे तुम रह रहे हो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है बच्चों। समझ में आई बात? तो जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे लिविंग चीजें भी रह रही हैं और नॉन लिविंग चीजें भी रह रही हैं। और जो भी चीज आपके चारों तरफ पाई जा रही है वो है आपका एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो जो भी चीज आपको सराउंडिंग करती है, जो भी चीज आपको चारों तरफ से घेरे रहती है वो है आपका एनवायरनमेंट। और जो चीज घेरे रहती है वो हो सकती है या तो नॉन लिविंग या तो लिविंग। अगर नॉन लिविंग तो एबायोटिक, ठीक है, और अगर लिविंग है तो बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या हो गया बेटा? बायोटिक का मतलब हो गया बायोलॉजी। क्लियर? तो जिसमें जान है, जिसमें बायोलॉजी है वो है बायोटिक। क्लियर है? इसका वन शॉट भी रेडी है, इसका पॉकेट रिवीजन भी रेडी है। जिसको भी जल्दी बहुत है, हम नहीं वेट कर पा रहे, हमारी जान जा रही है, सब रेडी है, जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, द एबायोटिक कॉम्पोनेंट क्या होते हैं जिसमें जान नहीं होती है? अब बताओ क्या क्या है भैया मैम? टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, रेन है, सनलाइट है, विंड है, प्रेशर है, ये सब क्या है? सॉइल है। ये सब आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं। तो अगर मैं अभी तक की चीजें समराइज करूं तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना है। वन इज द बायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड वन इज द एबायोटिक फैक्टर। जिसमें जान है बायोलॉजी है बायोटिक फैक्टर, जिसमें जान नहीं है ए बायोलॉजी मतलब एबायोटिक फैक्टर। क्लियर है? तो जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर है जैसे टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन समझते हो? प्रेसिपिटेशन का मतलब यह है कि कितने कितने तेजी से आपकी वर्षा सेटल हो जाती तो नीचे जो बचा है, दिस इज अ प्रेसिपिटेट। क्लियर? वाटर, ये सब होते हैं आपके क्या? क्लाइमेटिक फैक्टर। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर का पहला चीज क्या है? देखो, अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगी, listen to me very carefully. If you really wanted to learn a good biology, सबसे पहले आप किसी भी चीज को शॉर्ट करना सीखिए। कैसे? इस पूरे पैराग्राफ को मैं कैसे शॉर्ट कर दूंगी? हाय रब्बा, रात में भी मधुमक्खी होती है। एबायोटिक कंपोनेंट। चलो, अगर मैंने बोला कि अगर मुझे ये चीज शॉर्ट करनी है, मैम कैसे शॉर्ट करूं? आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट में क्या चीज पढ़ी है आपने? एबायोटिक कंपोनेंट में आपने पढ़ा क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, आपने क्या पढ़ा बेटा जी? आपने पढ़ा क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, आपने क्या पढ़ा बच्चों? आपने पढ़ा क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, आपने सबसे पहले पढ़ा क्लाइमेटिक फैक्टर। आई थिंक इट इज विजिबल। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर क्या होता है? इडेफिक फैक्टर ध्यान समझना। ठीक है, समझो। तो लाइट, देखो क्लाइमेटिक में क्या आएगा मैम? लाइट आ जाएगा मैम, विंड आ जाएगा मैम, ह्यूमिडिटी आ जाएगी मैम, और क्या आ जाएगा? जल्दी 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 बोलो, और क्या आ जाएगा? और रेनफॉल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई? टेम्परेचर आ जाएगा भाई। ये सारी चीजें सॉइल एडिफिक में आ जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं? आपकी क्लाइमेटिक फैक्टर में आ गई। उसके बाद एडिफिक फैक्टर में क्या आ जाएगा? एडिफिक फैक्टर में आ जाएंगे जितने सॉइल में चीजें पाई जा रही हैं, लाइक सॉइल का टेक्सचर, सॉइल लिख दूं मैं, मिनरल्स, ठीक है, पीएच, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे जमीन में जितना चीज है ना,
वो सब एडिफिक फैक्टर में आएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जितना जमीन में पाया जा रहा है वो सब एडिफिक में आएगा, और जितना क्लाइमेट में चारों तरफ दिख रहा है वो आएगा क्लाइमेटिक में। ऐसा नहीं है कि हम क्लाइमेटिक को एडिफिक को क्लाइमेटिक में इंक्लूड नहीं करते, पर क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दिया है तो कॉपी भरने के लिए सही है ना यार। क्लियर है? समझ में आई बात? एंड एडिफिक फैक्टर लाइक सॉइल का टेक्सचर, सबस्ट्रेटम जो जमीन है, टोपोग्राफी क्या चल रही है आपकी, बैकग्राउंड, मिनरल, पीएच, ये सारी चीजें। एम आई क्लियर टू एवरीवन? हाँ या नहीं बोलो जल्दी से। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम जी ये टोपोग्राफी क्या है? सोशल में पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी में, नहीं भी पढ़ा तो बता दे रही हूँ। लैंड में रिवर का कैसा फ्लो है, उसमें पानी कैसा है, रिवर कैसे सॉइल करता है, माउंटेन का कैसे पत्थर है, ये सारी चीजें माउंटेन रिवर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, आइए ज्यादा आप जानते हैं इसके बारे में। बायोटिक कॉम्पोनेंट ये है बायोलॉजी का पार्ट बच्चों। आओ अब देखो, तो हमने ये सीखा कि इकोसिस्टम में अभी तक हम लोगों के एनवायरनमेंट में कितने टाइप के कंपोनेंट हैं। चलो भैया, अब अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में कितने टाइप के पार्ट होते हैं। तो पहला हमने सीखा बायोटिक कंपोनेंट या ए बायोटिक सीखा ना। पहला तो अपन ने ए बायोटिक कंपोनेंट सीखा बच्चों जी। ठीक है, पहला अपन ने कौन सा सीखा? देखो तो ये क्या है कि इसमें मैं लिखती नहीं हूं तो फिर मेरी आदत नहीं बनती। ठीक है, चलिए, तो ए बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा इज द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कितने टाइप के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो गया बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा हो गया ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ए बायोटिक में क्या क्या पढ़ा बेटा जी आपने? 2 पढ़े। पहला आपने पढ़ा क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, और दूसरा आपने क्या पढ़ा बेटा? इडिफिक फैक्टर। इडिफिक फैक्टर क्लियर है? डन 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 डन। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या पढ़ा बेटा जी? टेम्परेचर मैम सबसे पहले लिख दो, फिर मैम ह्यूमिडिटी लिख दो, ह्यूमिडिटी, फिर मैम लिख दो रेनफॉल लिख दो। मैम बिल्कुल लिख देते बेटा, जो तुम बोलो, जो तुम बोलो। या वाटर लिख दे, वाटर लिख देते, वाटर। और क्या आ जाएगा क्लाइमेटिक फैक्टर में? और क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर। ठीक है, और सारी चीजें जितनी भी आप जानते हो सब इसमें। सनलाइट, 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 SUNLIGHT। क्लियर? अब आ जाओ एडिफिक फैक्टर में क्या पढ़ेंगे? सॉइल का टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर, एंड मैं और लिख दे रही हूँ टोपोग्राफी, और भी और हो सकती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका ए बायोटिक। अब बायोटिक में देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट हमने पढ़ने हैं बच्चों। चलो आ जाओ। बायोटिक कंपोनेंट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब जो है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड अ ग्रेट एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी रिसेंट पास्ट हैव डैमेज्ड द बैलेंस एंड द हेल्दी एनवायरनमेंट। हमको ये पता है कि हमारा एनवायरनमेंट इन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हमारी जो घटिया हरकतें हैं उनकी वजह से बायोटिक कंपोनेंट को भी इफेक्ट हो रहा है और एबायोटिक कंपोनेंट को भी इफेक्ट हो रहा है। मतलब ये दोनों चीजें डैमेज हो रही हैं। समझ में आई बात? एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्रोल नहीं है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज पे नहीं कंट्रोल कर सकते। हम अपने घर को कैसे नहीं सुंदर बनाए मैम? हम अपने घर पे सुंदर सोफा कैसे नहीं रखे मैम? वो तो लकड़ी का ही बनेगा। अब तो एक जन अगर ऐसा सोचता है तो पूरा देश ऐसे ही सोचता है। जब पूरा देश ऐसे ही सोचता है तो पूरे जंगलों को आपने काट डाला है, पूरे घर पे फर्नीचर लगा दिया, फर्नीचर से थोड़ी सांस लोगे यार। तो ये इस चक्कर में जो कंपोनेंट है ये सब गड़बड़ होते जा रहे हैं और आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी हेल्थ हजार्ड इश्यूज शुरू हो गए हैं। अब एनवायरनमेंट इंट्रोडक्शन समझते हो? इंट्रोडक्शन समझते हो किसी चैप्टर का क्या होता है? इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन, ये 2 पार्ट किसी भी चैप्टर के ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ वो होता है जो आपके चैप्टर में अंदर चलने वाला है। सबसे पहले कंपोनेंट देखा, फिर कंपोनेंट बिगड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी एक्टिविटी खराब है। अब देखो एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अभी इस चैप्टर में आपको 2 प्रॉब्लम पढ़नी है। पहली प्रॉब्लम क्या बताई? वेस्ट का एक्यूमुलेशन। आपकी घटिया हरकतों की वजह से आप अपना वेस्ट जो है वो कभी भी अलग नहीं करते। जब भी वो गाना सुना है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सो आपने देखा होगा गीला कचरा, सूखा कचरा, इवन जो नुकीले यंत्र हैं जैसे इंजेक्शन वगैरह अगर आप लगाते हैं वो सब के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट दिए रहते हैं। इतना सरकार का अग्रिम प्रहर लेने के बावजूद क्या हमने अपना काम किया? नहीं। हम सब मिक्स करके पन्नी में भर के हमारी मम्मी और हम वैसे ही फेंक देते हैं। हम नहीं मानते, हम सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता ही नहीं। जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, कागज डिग्रेड हो जाता है, जब सबको एक साथ रखते हैं तो लोगों को फिर लगाया जाता है चल बेटा बिन डाल, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पर जहां पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वहां पर भी बहुत सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जिसकी वजह से
पाइल ऑन होता जाता कचरा, पाइल ऑन होता जाता कचरा, और एक समय ऐसा आएगा दुनिया में कि धरती में कचरे के अलावा शायद कुछ और दिखाई ही ना दे। क्लियर है? और इस गंदगी, क्योंकि हम बहुत सारा प्रदूषण कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी खतरनाक गैसेस का यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन में, एसीज में, ठीक है, बल्ब्स में, जिसकी चक्कर में जब भी ये खुलेंगे, जब भी इनकी मशीन खुलेंगे, ये एनवायरमेंट में रिलीज होंगे एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस। ये आपके ऊपर पाए जाने वाली स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज ओजोन, उसको फाड़ देंगे, यूवी रेडिएशन अंदर आएगी, बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको, ठीक है। तो इन एनी गिवन एरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, हमेशा देखो, अब इसके बाद अगला पार्ट क्या है ये बता देगा। फिर अगला पार्ट ये बताता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, चलो मान लो हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में रह रहे हैं, तो चाहे आप बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट हो, चाहे आपके हवा एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम किसी जगह पे रहते हैं तो हमारा इंटरेक्शन दोनों का होता है। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो रेगुलरली इंटरैक्ट करता है एबायोटिक फैक्टर से। तुम बताओ, डर लग रहा है मम्मी, रिजल्ट आने वाला है मम्मी, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, तुम क्या ले रहे हो? बताओ बताओ क्या ले रहे हो? तुम किसी इंसान को सांस के रूप में ले रहे हो क्या? नहीं, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, और वो क्या है बेटा? एयर क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। तो आपको क्या पता चल रहा है इस लाइन से? इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि भले ही वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट, बट वी रेगुलरली कंटिन्यूअसली मिनट बाय मिनट इंटरैक्टिंग विद द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। और इसके लिए इन दोनों के बीच में सामंजस्य, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। These interaction between the organism in an area together with the non-living constituents form the ecosystem. Am I clear to everyone? जब आप किसी एक जगह पे रहकर इंटरैक्ट करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग से और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, so this interaction will make the ecosystem for that area. Am I clear? So अगर मुझे इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? It is the interaction of the living organism with the abiotic component into the particular area. समझ में आ गई बात? ठीक है, ये वो एरिया। किसी को बोले ना मैम आप डेफिनेशन नहीं बताती हैं, यही है डेफिनेशन। क्लियर है? सो इंटरैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, ओके, डन। सो व्हाट इज द इकोसिस्टम? इट इज द इंटरैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक कंपोनेंट इनटू द पर्टिकुलर एरिया। दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। लिख दो इसको, लिख देती हूं मैं। प्यारे बच्चों, तुम टेंशन नहीं लेना। मैम ई का है, वैसे डेफिनेशन इधर दी होगी, नहीं दी है क्या? दी है। चलो, The term ecosystem, very extremely important. Ecosystem term को इंट्रोड्यूस किया है टेंसले ने 1935 में। भगवान के लिए याद रखना नाम, हाथ जोड़कर विनती है। इकोसिस्टम का नाम जो है वो 1935 में टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की। नाउ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। चलो लाल, अब मैं तुम्हें सिखाती हूं कि बायोस्फीयर कैसे बनता है। ठीक है, इसके लिए एक टर्म याद रखना, IPCEBB। ठीक है, IPCEBB। डोंट वरी, ये क्या है अभी मैं आपको समझाती हूँ, समझना। देखो, ये एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है पीकू। ठीक है, पीकू को टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना चाहती मैं, पर अब पीकू ऐसे ही बनना चाहते हैं तो ऐसे से। ठीक है, अब ये मान लो पीकू है हमारा। ठीक है, तो पीकू क्या है बेटा? पीकू क्या है? पीकू, ठीक है, पीकू है एक इंडिविजुअल। पीकू क्या है? इंडिविजुअल। क्लियर? बोलो बोलो बोलो, पीकू क्या है? इंडिविजुअल। जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? पॉपुलेशन बनाते हैं। अब ये किसकी पॉपुलेशन है? सिर्फ बेटा ह्यूमन की पॉपुलेशन है मान लो। ठीक है, पर तुम मुझे बताओ कि किसी भी एक जगह पर क्या सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन रहती? कुत्ता भी रहता है, सुअर भी रहता है, भैंस भी रहता है, मछली भी रहती है, बहुत सारी। तो जब आप मल्टीपल पॉपुलेशन को ऐड कर देते हैं, मल्टीपल पॉपुलेशन का एडिशन कर देते हैं, जब आप बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी टाइप की पॉपुलेशन का एडिशन कर देते हैं, कुत्ते की भी पॉपुलेशन, घोड़े की पॉपुलेशन, इंसान की पॉपुलेशन, तो बनती है कम्युनिटी। ठीक है, क्या बनती है? कम्युनिटी। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या बनती है? कम्युनिटी। क्लियर? तो जब आप बहुत सारी कम्युनिटी का एडिशन कर देते हैं तो बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये कम्युनिटी, इकोसिस्टम कैसे बना? अब ये कम्युनिटी जब इंटरैक्ट करती है, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। जब ये कम्युनिटी इंटरैक्ट करती है नॉन लिविंग चीजों से, नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर से,
एबायोटिक फैक्टर से, तो क्या बनता है बेटा, इकोसिस्टम। ठीक है, और जब आप बहुत सारे इकोसिस्टम, मल्टीपल इकोसिस्टम ले लेते हैं, लैंड का इकोसिस्टम, ग्रासलैंड। अब तुम मुझे बताओ यार, इंडिया में या मान लो मैं भोपाल में रहती हूँ, तो क्या भोपाल में सिर्फ एक ही इकोसिस्टम है? भोपाल में लैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक्वेरियम इकोसिस्टम है, बहुत सारे इकोसिस्टम है कि नहीं है? ठीक है, तो जब आप मल्टीपल इकोसिस्टम ले लेते हैं, अभी मैं इसको फिर से समझाऊंगी, जब आप मल्टीपल इकोसिस्टम ले लेते हैं तो बनता है बायोम, और बहुत सारे बायोम को मिलाकर बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, एम आई क्लियर टू एवरीवन? देखो, एक इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल की बहुत सारी, जैसे इंसानों के बहुत सारे मिलकर क्या बनाई, पॉपुलेशन। पर क्या किसी एक जगह पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन रहेगी? नहीं बच्चों, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन रहेगी। तो बहुत सारी पॉपुलेशन का सम होता है कम्युनिटी। ठीक है, मैं इसको लिखती हूँ IPCEBB, ये याद रखना बेटा। ठीक है, तो नंबर 1 पे आएगा इंडिविजुअल, नंबर 2 पे आएगा पॉपुलेशन, नंबर 3 पे आएगी कम्युनिटी, नंबर 3 पे आएगी कम्युनिटी, उसके बाद नंबर 4 पे आएगा इकोसिस्टम, नंबर 5 पे आएगा बायोम, एंड नंबर 6 में आएगा बायोस्फीयर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या देखा आपने? कम्युनिटी। कम्युनिटी जब नॉन लिविंग फैक्टर के साथ, मतलब जब आप रह रहे हैं तो उधर ही रह रहा है, जंगल भी है, उधर ही गार्डन भी है, उधर ही पानी भी है, तो आप क्या बना लिया, आप लोगों ने बना लिया एक इकोसिस्टम। जब बहुत सारे इकोसिस्टम किसी जगह पे मिलते हैं तो बनता है बायोम, और जब बहुत सारे बायोम आपस में मिलते हैं तो बनता है पूरा बायोस्फीयर। तो अर्थ एक पूरा बायोस्फीयर ही तो है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये सीक्वेंस होता है, ऐसे ऐड करते जाते हैं आप चीजों को। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। आप पूरा बायोस्फीयर किससे बना है? दिस इज नथिंग। पूरा बायोस्फीयर किससे बना है? पूरा बायोस्फीयर में मल्टीपल इकोसिस्टम है कि नहीं है? तो अगर मुझे पूरे बायोस्फीयर में देखना है तो एक चीज उठा के देखोगे तो आप क्या देख रहे हो? आपका पूरा बायोस्फीयर, धरती में एक बहुत सारे इकोसिस्टम है। ठीक है, बहुत सारे इकोसिस्टम बनते हैं तो ये क्या बनता है? बायोम। और बहुत सारे बायोम जब मिल जाते हैं तो बायोस्फीयर बनता है। तो जो फंक्शनल यूनिट है, जैसे पूरी बॉडी को बनाने के लिए सेल चाहिए ना, वैसे पूरी अर्थ को बनाने के लिए इकोसिस्टम चाहिए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, पूरी बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। यहाँ भी वैसा ही है। तो जैसे पूरी बॉडी को बनाने के लिए सेल चाहिए ना, वैसे ही पूरे अर्थ को बनाने के लिए इकोसिस्टम चाहिए। तो मैडम इंडिविजुअल क्यों नहीं? हम यूनिट किसको मान रहे हैं? हम यूनिट मान रहे हैं इकोसिस्टम को। सो इट इज द फंक्शनल, इट इज द बेटा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द, ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ व्हाट? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा? दैट इज द इकोसिस्टम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ इकोसिस्टम मैंने बताया सब कम्युनिटी है। जब ये कम्युनिटी अपने पानी, तालाब, हवा, इनसे इंटरेक्ट करने लगे तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है पूरा इकोसिस्टम। क्लियर है? तो यहाँ पर देखोगे आप इकोसिस्टम में कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नॉन लिविंग जो है एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। किस चीज के लिए बेटा? बताओ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं बाय केमिकल साइकिल, बाय द एनर्जी फ्लो, बाय द बायोटिक डाइवर्सिटी, बाय मटेरियल साइक्लिंग। और ये सब जो होते हैं, भैया तुम एक बात बताओ, मैं सोचती हूँ कि अगर एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और अगर उसे नाइट्रोजन चाहिए है, नाइट्रोजन फिक्स करना चाहता है, तो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? एनवायरनमेंट से लेगा कि नहीं लेगा? तो ये कौन सा साइकिल होगा? नाइट्रोजन साइकिल। तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जब तुम मर जाते हो, तुम्हें जला दिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। ये क्या है? मिनरल साइकिल है। तो एवरीथिंग, जो भी लोग कहते हैं ना कि कुछ भी चीज स्वर्ग में नहीं जाती, जिस चीज के बने हो बेटा वो आखिरी में यहीं छोड़ के जाओगे। और इसी तरीके से इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। यू आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen, and once you are dead, you are buried into the soil, everything get released into the environment। मनुष्य के साथ पेट में बांध के कुछ नहीं जाने वाला है। इसी तरीके से इकोसिस्टम जो होता है बैलेंस होता है। फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है और फिर से उसकी बॉडी उन्हीं तत्वों से, उन्हीं मिनरल से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इकोसिस्टम जो होता है वो, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो खुद एक सेल्फ सपोर्टिव सिस्टम है सारे इकोसिस्टम, और ये खुद अपने आप स्टेबल भी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम जो है ये दो प्रकार का हो सकता है। ये फ्लो चार्ट, आई होप दिस इज विजिबल। आपको ये नोट्स टेलीग्राम में भी मिल जाते हैं, और ये नोट्स टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है अंडर 24/7 9th and 10th। अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहे, जो कि मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, दैट इज द शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। ओके, दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। और अगर आपकी कोई PDF मिसिंग है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए
तो मैंने आपको बताया क्या कि इकोसिस्टम जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हमने क्या पढ़ा, पहला कंपोनेंट पढ़ा इकोसिस्टम किससे बनते हैं, फिर इकोसिस्टम क्या होता है डिस्कवरी किसने की, फिर हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन भी पढ़ी इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम इज नथिंग, इट इज द इंटरैक्शन, इट इज अ सिस्टम ऑफ द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक थिंग प्रेजेंट इनटू द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इकोसिस्टम दो प्रकार का है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होता है जिसको जो एनवायरमेंट ने बनाया, हमने उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। आर्टिफिशियल जिसको आपने बनाया। नेचुरल जो होता है ये दो प्रकार का हो सकता है, जैसे कि नदी, इसको आपने नहीं बनाई पर ये पानी बह रहा है। टेरेस्ट्रियल, बहुत घने घने जंगल, इनको आपने नहीं बनाया पर ये अपने आप बन गए। ठीक है, एक्वेटिक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर जो अपने आप बना, एक होता है मैराइन वाटर। ठीक है, अब देखो फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश वाटर में कौन कौन आते हैं, रिवर। आप ये लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड अगर आप नहीं याद करना चाहते तो भी कोई टेंशन नहीं है। लोटिक, लोटिक के अंदर कौन आता है, जो बहता हुआ पानी, लिख दो यहाँ पे। लोटिक के अंदर कौन आता है बेटा जी, लोटना है ना, तो लोटोगे किसमें, जो पानी बह रहा है, जो लोटोगे क्या भाई, आपको पानी लुटा लुटा के आगे ले जाता है ना, तो लोटने वाला पानी कौन है, जो पानी बहेगा, जैसे रिवर का। लेंटिक किसमें लेटोगे, जो पानी नहीं भरेगा, तो जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं और अपने आप बन जाते हैं वो होते हैं आपके लेंटिक। वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स वो होते हैं दलदल। वेटलैंड्स का मतलब याद रखना दलदल, दलदल, मार्शी एरिया, स्वैम्प, बॉक्स, दलदल को हम कहते हैं वेटलैंड्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बोलो फिर से पढ़ाऊं मैं। इकोसिस्टम दो प्रकार का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जिसमें आपका कोई रोल नहीं है बेटा, वो अपने आप बना। अब जंगल भी अपने आप बन सकता है और पानी वाला भी अपने आप बन सकता है। तो पानी वाला बनेगा तो दो प्रकार का, एक फ्रेश वाटर भी बन सकता है और मैराइन वाटर भी बन सकता है। फ्रेश वाटर एक में लौटते हुए चले जाओगे आगे तो क्या हो गया, फ्रेश वाटर में लोटिक, रिवर आ गया। लेटोगे किसमें, लेंटिक, लेटना है, क्या होगा इसका एग्जाम्पल बताओ, बताओ क्या होगा, लेक्स है ना, एंड पॉन्ड्स, इसमें लेटो क्योंकि पानी बह नहीं रहा है वहां पे। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, बॉक्स, मतलब वो होते हैं वेटलैंड्स, दलदल, दलदली एरिया, मार्शेस, मार्शी कंडीशन जहाँ पे दलदल होता है, ये भी अपने आप ही बनते हैं। ठीक है, वहां दलदल हो जाता है पूरा। ठीक है, मिट्टी पूरी ट्रैप हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर तक जा ही नहीं पाती, इसलिए दलदल बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल में तीन आप देखेंगे। अच्छा, मैराइन में भी देख लो। मैराइन में कुछ मत याद करना, तुम तो सिर्फ मैराइन में याद कर लो ओशन, बस। मैराइन में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैम ये क्या है हमें तो याद नहीं हो रहा, ओशन याद कर लो बस। क्लियर है? एक बार मैं इसको बना के भी दिखा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। आर्टिफिशियल में तीन याद रखो, ग्रासलैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट। ग्रासलैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट। चलो बेटा टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ। देखो तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम कितने हो गए, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टेंशन नहीं है लेना है बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। टाइप ऑफ इकोसिस्टम दो होते हैं। ठीक है, एक है एक्वेटिक मतलब पानी वाला, और एक है बेटा जी लैंड वाला, टेरेस्ट्रियल कहते हैं इसको। ठीक है, लैंड वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लैंड वाले को कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल। लैंड वाले को क्या कहा हमने, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक का एग्जाम्पल क्या पढ़ाया मैंने आपको, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एक्वेटिक भी हो सकता है बच्चों, और मैराइन वाटर भी हो सकता है। मैं लिख के दिखा देती हूँ। मैराइन वाटर, मैराइन वाटर का सिर्फ याद रखो, एक्वेटिक में मैराइन वाटर का सिर्फ याद रखो ओशियन। ठीक है, ओशियन। क्लियर है? चलो चलो चलो, ओशियन। ठीक है, नेचुरल का पूरा बता रही हूँ, अभी आर्टिफिशियल तो डिस्कस ही नहीं किया। ये पूरा क्या है, देखो दो प्रकार के हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, ध्यान से सुनो, एक होता है ओए ओए ओए, एक होता है आर्टिफिशियल, अभी आर्टिफिशियल तो डिस्कस ही नहीं किया है, और एक होता है नेचुरल। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन किसका है बेटा, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर, ठीक है, और एक होता है मैराइन वाटर। ठीक है, मैराइन वाटर का एग्जांपल सिर्फ याद रखो ओशन। फ्रेश वाटर का क्या रखोगे, लेंटिक, पहले रखो लोटिक, लोटते हुए किस में जाओगे, लोटिक मतलब किस में लोटोगे बताओ, रिवर में लोटोगे ना। उसके बाद लेटोगे किस में, लेंटिक, लेटना किस में बताओ, पॉन्ड्स में और लेक्स में, क्योंकि ये पानी नहीं बहेगा तो हम लेट सकते हैं। और लास्ट है वेटलैंड, वेटलैंड्स में क्या आता है, वेटलैंड्स में क्या आता है, दलदल, इसको हम क्या कहते हैं, मार्शेज या मार्शी एरिया, दलदल। ठीक है, डन, यहां तक की बात सबको क्लियर है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल में हमने क्या याद रखा, ग्रासलैंड। ठीक है, हमने क्या याद रखा बच्चों, ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड। ठीक है, और फॉरेस्ट,
और डेजर्ट, ये हो गए आपके नेचुरल इकोसिस्टम लैंड और वाटर वाले, इसमें किसी भी मैन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। नाउ देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं, नेचुरल जो अपने आप बने हैं, ध्यान से सुनो, जो अपने आप बने वो क्या हो गए नेचुरल इकोसिस्टम, जो ह्यूमन ने बनाए ह्यूमन मेड वो हो गए आर्टिफिशियल, जिसमें आपका इंटरफेरेंस है वो हो गए आर्टिफिशियल। क्लियर? नेचुरल में क्या आ गया बताओ? नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है जो नेचर ने खुद बनाया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे कि पॉन्ड, लेक, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ओशन, ये आपने नहीं बनाया है, ये अपने आप बना है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, इंजीनियर्ड है, जैसे कि क्रॉपलैंड, खेत बनाए हमने, ऑर्चर्ड, छोटे छोटे बगिया बनाई, गार्डन्स बनाए, थोड़े एक्वेरियम बनाया, ये सब अपने आप बनाया। देखो एक्वेरियम का सवाल आता है हर साल, ठीक है, तो आपने बनाया क्रॉप फील्ड, गार्डन, एक्वेरियम, जू, ये आपने बनाया ना, बताओ आपने बनाया है। इवन म्यूजियम भी इकोसिस्टम है जो आपने बनाया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बनाया आपने? ताकि वहां पर जो लोग भी रहे, जो भी ऑर्गेनिज्म रहे, वो सब सुरक्षित रहे। वहां पर हम देखो गार्डन बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि हमारे प्लांट सुरक्षित रहे। जू क्यों बनाया? एनिमल सुरक्षित रहे। म्यूजियम क्यों बनाया? ताकि हमारी जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जू में क्या रहता है, आपके पूर्वजों के रिकॉर्ड रहते हैं, आदि मानवों के स्कल रहते हैं, तो वो सब सुरक्षित रहे, वो भी एक इकोसिस्टम ही है। नाउ ड्यूरेशन के आधार पर भी इकोसिस्टम होता है, एक होता है टेम्परेरी इकोसिस्टम, एक होता है परमानेंट इकोसिस्टम। अब तुम मुझे बोलो समंदर एक टेम्परेरी इकोसिस्टम है, आज मैंने बोला है इकोसिस्टम बन गया, समंदर बन गया, फिर गायब हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो परमानेंट इकोसिस्टम वो होता है जो एक बार बन जाए तो कभी खत्म नहीं होता, लाइक ओशन। टेम्परेरी वो होता है कि जब चाहे तो हम हटा सकते हैं, लाइक एक्वेरियम। ठीक है, क्लियर? देखो यहीं पे लिखा होगा टेम्परेरी क्या हो गया। टेम्परेरी आपके लैब में अगर आप कोई बैक्टीरिया उगा रहे हैं तो उस बैक्टीरिया के लैब के उगाने के लिए आप क्या दे रहे हैं? ये सामान दे रहे हो ना, तो ये भी एक इकोसिस्टम ही है। तो रेन फेड पॉन्ड, मतलब जहां पानी भरने वाले गड्ढे, उसको जब चाहे आप हटा दीजिए। एक्वेरियम भी एक टेम्परेरी इकोसिस्टम ही है, जब आप चाहें तब हटा सकते हैं। गार्डन एक टेम्परेरी इकोसिस्टम है, इसको जब चाहे आप हटा सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड होता है ये। परमानेंट में क्या है? लेक, फॉरेस्ट, डेजर्ट, जिसको आप कभी भी नहीं हटा सकते, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइज के आधार पे होते हैं स्मॉल इकोसिस्टम एंड लार्ज इकोसिस्टम। जिनका साइज छोटा होता है वो होते हैं स्मॉल इकोसिस्टम, जैसे कि एक्वेरियम हो गया आपका स्मॉल इकोसिस्टम। अब ये देखो अमेजोन की नदी, अमेजोन के जंगल, ये इतने बड़े हैं, ये कुछ स्मॉल साइज है बेटा, तुम बताओ। तो स्मॉल साइज में क्या देखा आपने? फ्लावर पॉट, वाटर इन अ डिश, ठीक है, और कुछ नहीं भैया, एक्वेरियम भी लिख सकते हो। लार्ज में क्या देखा? एक ओशन, एक जंगल और एक डेजर्ट। क्लियर? तो आपने क्या क्या देखा? आपने क्या क्या देखा? आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम या क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मैन मेड और नेचुरल और आर्टिफिशियल देखा। फिर आपने इकोसिस्टम देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फिर आपने देखा इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है बेटा, अगर इतना लिख दिए ना तो आदमी सामने वाला पागल हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें पूरा। ठीक है, तो हमने इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन आज सीखा। क्लियर? इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज द interaction between the organism and the abiotic component of a particular area. That is it. बस इसमें और कुछ नहीं लिखना है। This is the interactive, this is the population or this is the area where the interacting organism living with the abiotic factor. This is ecosystem. That's it. इसमें कुछ और लिखना ही नहीं है। एक ऐसा एरिया जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट कर रहे हैं एबायोटिक फैक्टर से। ठीक है, अब देखो राजा, इकोसिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इकोसिस्टम में पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ किसका? ठीक है, इकोसिस्टम में पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों जी? पहला हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस के आधार पे इंटरफेयर करता है या नहीं करता, उसके आधार पे आपने दो पढ़े। पहला आपने क्या पढ़ा? नेचुरल, और दूसरा आपने क्या पढ़ा बेटा जी? आर्टिफिशियल। क्लियर? आर्टिफिशियल। फिर आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे आपने पढ़ा स्मॉल और लार्ज। स्मॉल में आपने क्या पढ़ा? एक्वेरियम पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के आधार पे आपने क्या पढ़ा? ड्यूरेशन में आपने क्या पढ़ा? आपने कहा टेम्परेरी एंड परमानेंट।
ठीक है, तो अगर आपने ये क्लासिफिकेशन लिख लिया तो योर टीचर गॉन मैड। ये भयंकर सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन कहाँ से सीख के आए हो बेटा? ठीक है, क्लियर है? एक बार डेफिनेशन और डिस्कस कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इतने सेटिस्फाइड नहीं हुए। एक बार डेफिनेशन और हो जाए, ठीक है? एक बार डेफिनेशन मैं चाहती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ तो ये करना ही पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है? चलो, तो क्या है इकोसिस्टम? दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है? ऑल द इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, all the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment makes the ecosystem. Clear? So what is the ecosystem? All the interactive organisms with the abiotic factor called as ecosystem. All the interactive living organism and their interaction with the non-living abiotic factor is called as ecosystem. लिख दूं बेटा? लिख देती हूँ, लिख दूं मैं, लिखूंगी मैं डेफिनेशन लिखूंगी, फिर से लिखूंगी डेफिनेशन, नहीं मानूंगी जब तक है जान, ठीक है? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? all the interacting organism of a particular area with particular area and their interaction, ऐसा लिखो, and their interaction with abiotic factor is called ecosystem. Am I clear to everyone? All the interactive organism of a particular area and their interaction with the abiotic factor is called as ecosystem. That's it. Clear? Done बच्चों। तो आज हमने सीखा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम किसने डिस्कवर किया, इकोसिस्टम को मेंटेन क्यों करना है, इकोसिस्टम के वेरियस टाइप्स। क्लियर बच्चों? मजा आया या नहीं आया बताओ? ठीक है बेटा, यार तुम लोग ये नहीं कर रहे यार, मैं मरी जा रही हूँ बायो पढ़ा के, मतलब पूरे इंडिया में इतना अच्छा बायो कोई नहीं पढ़ाता होगा यार, एंड स्टिल यू आर नॉट डूइंग दिस। डू यार, कोड लगाओ यार, लो बैच लो। अभी तक मैम ने बैचेस में पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए आदमी शांत है। जिस दिन मैम की एंट्री होने वाली है, और होने ही वाली है जल्दी बेटा, जिस दिन मैडम ने एंट्री ली ना, जैसे मैम ने जैसे यूट्यूब में एंट्री ली है, ओए सारे एक्टिव हो गए, पढ़ाने लगे। जिस दिन बेटा मैम ने बैच में एंट्री ली ना, यू विल मेस्मराइज्ड। अभी तक तुमने मुझे किसी दूसरे रूप में देखा ही नहीं कि जब मैं किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ाती हूँ। एंड बैचेस आर ऑलवेज बेटर देन द यूट्यूब। हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आप समझते नहीं है, मैं हमेशा कंसेप्ट लेक्चर क्यों देती हूँ रिकॉर्डेड, ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और मुझे डिस्टर्बेंस पसंद भी नहीं है, ठीक है? हालांकि जब मैं ऐसा यूट्यूब सेशन लेती हूँ प्रैक्टिस का, तो उसमें हो हल्ला बहुत होता है, और होना भी चाहिए, पर हमेशा पेड बैचेस आर द बेटर प्रैक्टिस सेशन, एंड वहाँ पर बहुत क्लोज एनवायरनमेंट रहता है, बहुत मजा आता है। अभी तक तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पढ़ा, उम्मीद मेरी यही है। मैं कमेंट सेक्शंस को बहुत ही सीरियसली लेती हूँ। कोई डाउट हो प्लीज मुझसे पूछो, कुछ अच्छा मैंने किया तो इस अच्छे लेक्चर को शेयर करो बेटा। थोड़ा इंडिया में तो वैसे ठीक है, लोग पढ़ते हैं मुझसे, पर और बढ़ाओ, विदेशों तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो मेरे साथ, बेहतरीन लेक्चर दूसरा देती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।